लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चैप्टर आधा किया था, अब शुरुआत हो रही है इस चैप्टर की दोबारा 3 बड़े फार्म लॉस से जो 2020 में पास हुए थे और उसकी वजह से हड़कंप मच गया था, सब टूट गया था, फूट गया था, लोग धरने पर बैठ गए थे। आइए देखते हैं वो क्या था। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2020 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक 3 लॉज का एक्ट पास करते हैं जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम से रिलेटेड था। इसके जो सेक्शंस थे ना वो सपोर्ट कर रहे थे फार्मर्स को, फार्मर्स के लिए रिफॉर्म्स लेके आ रहे थे, अच्छी चीजों के लिए लेकर आ रहे थे, उनके लिए सब भले के लिए था। फार्मर अपोजेस दीज एक्ट्स एंड स्टिल बीइंग डिबेटेड। कलेक्ट द डिटेल्स ऑफ दीज लॉज एंड डिबेट इन द डिस्कशन ऑफ द क्लास। अब यहाँ पे हम लोग ही डिस्कस कर लेते हैं, एनसीईआरटी ने तो बोल दिया कि आप लोग खुद करिए डिस्कस। देखिए 3 फार्म लॉज थे, ठीक है। 3 फार्म लॉज कौन कौन से थे? मैंने कहा सबसे पहला जो फार्म लॉ था वो आपका था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। जो भी फार्मर प्रोड्यूस करेगा उसकी ट्रेड और उसकी कॉमर्स के एक्ट के लिए था। जो भी एपीएमसी की एग्रीकल्चर जो आपकी प्रोडक्शन मार्केटिंग कमिटीज हैं उनकी मंडी जो है, ठीक है, उस सभी मंडियों को बोल दिया गया था कि भाई इससे भी बाहर जो है फार्मर बेच सकता है अपने सामान को। तो फार्मर के लिए तो अच्छी ही चीज थी। फिर ये भी कहा गया था कि गवर्नमेंट जो है जो भी टैक्सेस जो भी अदर सेसेस लगाती है इसके ऊपर, ठीक है, जितनी भी चीजें लगाया करती है प्लीज उसको हटाइए। यहाँ पे मोनोपोली नहीं चलेगी। अब फार्मर के पास पूरे राइट है, इंटरस्टेट जहां वो ट्रेड करना चाहे वो वहां ट्रेड कर सकता है। ये था इस वाले एक्ट में। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन द प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इसमें सिंपली कहा गया था अब एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि कंपनीज चाहे तो पहले ही प्राइस अश्योर कर सकती है, अपना एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है डायरेक्टली फार्मर के साथ, ताकि फार्मर को भी प्राइस की अश्योरेंस रहे कि भाई मंडियों में जाने से पहले मुझसे तो यहीं से सीधा कंपनी ही खरीद रही है उसका सारा सामान। जैसे कि मैं कहती हूं कि भाई यहाँ पे सारे स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटी को, प्राइसेस को पूरे एक कॉन्ट्रैक्ट में उतार दिया गया, ठीक है। और उसके बाद फार्मर और कंपनी डायरेक्टली डील करते हैं। उसमें सीड्स कंपनी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें बहुत से रॉ मटेरियल कंपनी प्रोवाइड कर सकती थी। ये था कुछ इस एक्ट के अंदर। तीसरा था असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। देखिए ऑयल सीड, सोयाबीन, मतलब बहुत सारी चीजें असेंशियल कमोडिटीज में डाली हुई थी, उन सभी चीजों को हटाया गया और असेंशियल कमोडिटीज में से बहुत सी चीजें डिसलिस्ट कर दी गई। ये था कुछ असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में। अब ये तीनों जो फार्म लॉ आए थे, इन्हीं फार्म लॉज को, इसके ऊपर बहुत डिबेट चली, बहुत बातें चली और इस फार्म लॉज पे काफी ज्यादा लोग जो है उनका गुस्सा दिखाई दिया था। अब कमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि वो सही था या क्या था, आपको आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ये फार्मर्स के बेनिफिट के लिए था या फार्मर्स के लॉस के लिए था? क्योंकि ऐसे डिबेटेबल चीजों से ही आप लोग क्या है रैशनल बनते हो, रैशनल सोच से बनते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपना डाइवर्सिफिकेशन इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज। देखो हमेशा गवर्नमेंट क्या सोचती है, देखिए आप कोई भी इंसान एक चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते। अब यहाँ पे सारे ही एक ही क्रॉप के ऊपर अगर आप डिपेंड हो और मान लो वो फसल आपकी फेल हो जाए, तब आप कहां से अपने पूरे घर और परिवार का पालन पोषण करोगे? यही चीज के लिए गवर्नमेंट ने फोर्स किया। देखिए इसमें आप लोगों के पास क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। कैसे? या तो आप पूरा जो पैटर्न है उसमें डाइवर्सिफिकेशन लेके आ जाओगे, बहुत तरीके की क्रॉप्स लगाओ, है ना। एक है इट इंक्लूड्स द 2 एस्पेक्ट्स। एक तो पैटर्न की कि भाई क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करो, मल्टी क्रॉपिंग पे चले जाओ, या फिर जो आप कर रहे हो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज उसके साथ अलीड एक्टिविटीज को भी जोड़ दो, जैसे कि लाइवली स्टॉक है, पोल्ट्री है, ठीक है, पोल्ट्री है, फिशरीज है, इन सभी चीजों को जोड़ दो। अब मैं कहती हूँ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है ना ये उस सेक्टर का पार्ट हो जाती है और इसके अंदर जोड़ के आप लोग एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री अगर साथ साथ में चलती है तो आप लोगों के इनकम सोर्स भी और एड ऑन होते हैं उससे। जैसे मैंने कहा गांव में आप लोगों ने देखा ही होगा, गाय का, भैंस का दूध बेचना, बकरी का दूध बेचना, इन सभी से क्या है एक्स्ट्रा इनकम ही जनरेट होती है आपकी। द नीड फॉर द डाइवर्सिफिकेशन अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट there is greater risk in the depleting excessively on the farmer's livelihood. Diversification towards the new areas is necessary not only to reduce the risk, right? एक तो सबसे पहले रिस्क आपका खत्म हो जाएगा, फिर एग्रीकल्चर सेक्टर बट ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शंस फॉर द रूरल पीपल। ग्रामीण लोगों के लिए एक एडिशनल एस्पेक्ट आ जाएगा, ग्रामीण लोगों के लिए एक एडिशनल इनकम आ जाती है जिसकी हमने भी बात करी, राइट?
एक और चीज इसमें बात की गई है, बट ड्यूरिंग द राबी सीजन, ठीक है, एक सीजन के अकॉर्डिंग बात की गई है। देखो लिखा हुआ है, अगर आप लोग खरीफ सीजन और राबी सीजन दोनों को देखो, इन एरिया वेयर देयर आर इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइंड गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। इरिगेशन फैसिलिटीज अगर आपके वहां पे अच्छी नहीं है तो वहां पे आप खुद के लिए भी रोजगार नहीं उत्पन्न कर सकते। देयरफॉर एक्सपेंशन इनटू द अदर सेक्टर्स, राइट, अदर सेक्टर्स में एक्सपेंशन होना क्या है, एसेंशियल है, ताकि आप लोगों को सप्लीमेंट्री गेनफुल एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके, ताकि आप लोगों की एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार बना रहे। इन रियलाइजिंग हायर लेवल्स ऑफ इनकम फॉर द रूरल पीपल टू ओवरकम द पॉवर्टी एंड द अदर ट्राइबुलेशंस, राइट, हैंस इट इज नीडेड फॉर द फोकस ऑन अलीड एक्टिविटीज एज वेल, कि भाई अलीड एक्टिविटीज पे भी ध्यान दो, जैसे कि आप लोगों का पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, या फिर आप लोग कहो तो उसके अलावा आप लोगों की अदर चीजें भी इससे रिलेटेड जुड़ी हुई हो गई। आज के समय पे अगर आपको पता हो ना, जो आपके उपले होते हैं यानी कि काव डंग से जो आप लोगों के वहाँ पे उस डंग के केक्स बनते हैं, मतलब वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। आप कभी जाओ क्लास के बाद एक बार अमेजोन पे या किसी पे भी सर्च करके देखना, राइट, आपको पता चलेगा उससे भी काफी ज्यादा आज के समय पे इनकम आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे, एक इसकी भी बात जरूर कर ले, ताकि आप कभी भी एथिक्स में या किसी भी चीज में अगर आप डालना चाहे, इसको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल को आप डाल सकते हैं। अब भाई यहाँ पे तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर तनवा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो 1980s में शुरू किया गया था। इस 1980s में क्या शुरू किया गया था कि तमिलनाडु की वुमेन्स को इसमें नई नई टेक्निक्स की आपकी एजुकेशन दी गई, आपको वहाँ की वुमेन्स को सिखाया गया कि किस तरीके से आप टेक्निक्स को यूज करके अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। यही सब चीजों की इसमें बात की गई है, कैसे फिर उसमें ग्रुप बनता है, एक फीमेल्स का वुमेन्स का ग्रुप बन जाता है, और उसी की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे फिर मिनी बैंक्स भी शुरू हो जाते हैं, उसके साथ माइक्रो क्रेडिट सिस्टम भी शुरू हो जाता है, जिससे कि गांव के अंदर डेवलपमेंट आती है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू कोट, राइट, इन एसे यू कैन यूज, इन द एथिक्स यू कैन यूज, और आपकी सोसाइटी का जो एक पार्ट आता है उसमें भी वुमेन एम्पावरमेंट है, ये यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे इस चैप्टर की। As agriculture is already overcrowded, a major portion of the increasing labor force needs to find the alternate employment opportunities. कि एग्रीकल्चर ऑलरेडी ही हमारी देश की जनसंख्या कम से कम 50 से ज्यादा प्रतिशत की पुराने मतलब इंडिपेंडेंस के समय से लगी हुई है इसी में। अब यहाँ पे जरूरत है कि एक अल्टरनेटिव हम इसमें देखें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अलावा भी उनकी लोगों के लिए मतलब देखें। यहाँ पे पता होगा आपको छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताएं कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, राइट, कमेंट्स में बताना है आपको। नॉन फार्म इकोनॉमी हैज सेवरल सेगमेंट्स इन इट, जैसे सम पीपल पोजेस डायनेमिक लिंकेजेस दैट परमिट हेल्दी ग्रोथ व्हाइल द अदर्स आर सबसिस्टेंस, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी होती है, डायनेमिक सब सेक्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग द एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। कि भाई यहाँ पे बता रहे नॉन फार्म इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है, नॉन फार्म इकोनॉमी के अंदर किस तरीके से लिंकेजेस हैं, उन सभी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, लेदर इंडस्ट्रीज ये भी वहां पे हो सकती है, टूरिज्म एक्सेट्रा यहाँ का एक सोर्स हो सकता है जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में हम लोग लोगों को एज एन एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो सेक्टर्स विच हैव द पोटेंशियल बट सीरियसली लैक इन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड द अदर सपोर्ट इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल होम बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक द पॉटरी, क्राफ्ट, हैंडलूम्स। जैसे कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे बहुत बड़ा इनकम का सोर्स जनरेट हो सकता है, पर वो किस वजह से रह जाती है, वो सिर्फ इसलिए रह जाती है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कहते हैं majority of the rural women find employment in the agriculture while the men generally look for a non-farm employment। वहां की औरतों को तो वहां पे लगा दिया जाता है काम के लिए कि भाई तुम खेतों में काम करो, और आदमी जो है दूसरी जगह पे एम्प्लॉयमेंट ढूंढने चले जाते हैं। इन द रिसेंट टाइम्स वुमेन हैज आल्सो बिगन टू लुकिंग फॉर द नॉन फार्म जॉब्स। अब गांव की महिलाएं भी नॉन फार्म जॉब्स की तरफ आगे बढ़ रही हैं। एनिमल हस्बेंड्री की बात की जाती है कि इंडिया के अंदर अगर आप एनिमल हस्बेंड्री की बात करें ना, तो इंडिया के अंदर फार्मिंग कम्युनिटी यूजेस मिक्स्ड क्रॉपिंग क्रॉप लाइवलीहुड फार्मिंग सिस्टम, कि भाई यहाँ पे हम लोग खेती भी करेंगे पर साथ में अलीड एक्टिविटीज के अंदर हम लोग यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी करेंगे, जैसे गाय रखना, भैंसे रखना, या फिर आप लोगों के भेड़ रखना, बकरियां रखना, ठीक है, ये सभी चीजें गांव के लोग करते हैं ताकि उनकी एडिशनल इनकम सोर्सेस बनी रहे। जैसे कैटल्स है, गोट्स है, ठीक है, इन सभी की बात की जा रही है। एंड वाइडली हेल्ड इन द स्पीसीज, मतलब कि इन सभी की बात कर रहे हैं। द लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोवाइड्स द इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ द इनकम, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल्स एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। कि भाई ये सारी चीजें जो है ना, ये क्या प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है आपकी स्टेबिलिटी, किसमें, पैसों में,
फूड में, सभी चीजों में, लाइफस्टाइल में आपकी। आज के समय पे अगर देखें, टुडे द लाइवलीहुड सेक्टर अलोन प्रोवाइड्स अल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शंस टू दी ओवर 70 मिलियन पीपल्स। 70 मिलियन पीपल को ये एडिशनल लाइवलीहुड दे रहे हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को दे रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबर जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, उन लोगों को भी। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द वुमेन आल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द लाइवलीहुड सेक्टर, कि इन सभी जगह पे वुमेन्स भी यहाँ पे एडिशनली अपना काम कर पा रही है, यहाँ पे कमा पा रही है। ये आपको नीचे एक चार्ट दिया गया है जो कि आपको शो करता है किस तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है, लाइवलीहुड जो है यहाँ पे इंडिया का कैसा वर्क कर रहा है। पोल्ट्री की बात करें जिसमें हमारी जो भी आपकी हेंस होती है या फिर जो उनसे जो भी एग्स वगैरह होते हैं उनको बेचना, ये सब की इंडस्ट्री जो है पोल्ट्री की वो 61% है। अगर मैं बात करूं आपसे यहीं पे कैटल एंड बफेलोज की, वो 22% पे है। यहीं पे शीप्स एंड गोट्स जो है वो 16 एंड पिग्स जो है उसकी 1% पे। सभी जो है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। अब बात आती है कि यार अदर एनिमल विच इंक्लूड्स कैमल, एसेस, हॉर्सेस, पोनीज एंड द म्यूल्स आर इन द लोएस्ट रंग, मतलब सबसे कम है वो और सबसे कम एरियाज में भी पाए जाते हैं। इंडिया हैज अबाउट 303 मिलियन कैटल इंक्लूडिंग 110 मिलियन बफेलोस, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा जो है बफेलोस की है। ठीक है, जो डाटा है 2019 का है जिसके अकॉर्डिंग आपको ये बताया गया। द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 डिकेड्स हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव, क्योंकि अगर आपको पता होगा रिसेंटली भी डिबेट पे है कि यूएसए जो चाहता है वो चाहता है कि इंडिया में आके अपना डेयरी प्रोडक्शन स्टार्ट करे, जैसे अमूल है, क्योंकि अमूल वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हो चुका है इंडिया का। वो चाहता है कि उसको टक्कर दे और इंडिया उसको परमिट नहीं दे रही, जिसकी वजह से भी ये टसल बहुत ज्यादा हाइक होते जा रहे हैं और जिसका बदला लिया जा रहा है बाय द टैरिफ सिस्टम। मिल्क, अगर मैं मिल्क की बात करूं, मिल्क प्रोडक्शन की, तो कंट्री हैज इंक्रीज्ड अबाउट 12 टाइम्स ऑफ मिल्क बिटवीन द 1951 टू 2021। मतलब इतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ मुझे कमेंट्स में बताएंगे, वो श्वेत क्रांति थी या फिर हरित क्रांति थी। ठीक है, ये चीज आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। दिस कैन बी एट्रीब्यूटेड मेनली टू द सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड ऑफ द ऑपरेशन फ्लड। और ये ऑपरेशन फ्लड किसका नाम है? ठीक है, इट इज अ सिस्टम वेयर द ऑल फार्मर्स कैन पूल देयर मिल्क प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रेडिंग बेस्ड ऑन द क्वालिटी, कि भाई सारे के सारे एक ही जगह अपना जो है मिल्क इकट्ठा करेंगे सेम क्वालिटी का जिसका भी है, और उसके बाद वो सभी चीजें प्रोसेस होगी, मार्केटिंग होगी इसकी, और वहां पे वो पहुंचा दिया जाएगा। इसको कहेंगे कोऑपरेटिव्स। ठीक है, इन दिस सिस्टम द फार्मर्स आर एश्योर्ड ऑफ द फेयर प्राइसेस, उनको सही प्राइसेस मिलेंगे, उनकी इनकम जो है इसकी सप्लाई से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अर्बन मार्केट्स के वहां पे अप्रोच होती है इनकी, मतलब शहर में जाता है। As pointed out earlier, Gujarat state is held as a success story in the efficient implementation of the milk corporations. आपको भी पता है मिल्क कॉर्पोरेशन में सबसे पहली जो शुरुआत अच्छी हुई थी वो हुई है गुजरात से। कैसे गुजरात से हुई है? Which has been emulated by the many states, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सभी जगह पे फिर मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होती चली गई। मीट, एग, वूल एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स are also emerging as an important productive sector for the diversification. राइट, अब इसके आगे करते हैं हम कंप्लीट। फिशरीज के बारे में है कि भाई फिशरीज की बात अगर हम करें तो फिशरीज की जो कम्युनिटी है रिगार्डिंग द वाटर बॉडी, मदर और प्रोवाइडर है उसके लिए, है ना। वाटर बॉडी क्या है? उसके लिए पानी ही सब कुछ है। द वाटर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सी, ओशन, रिवर्स। वाटर बॉडीज में क्या क्या आता है? सी आती है, ओशन आता है, महासागर भी आता है, रिवर्स भी आते हैं, लेक्स भी आते हैं, और नेचुरल एक्वेटिक पाउंड्स भी आते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रीम्स एटसेट्रा, देयर आर आल्सो इंटीग्रल एंड लाइफ गिविंग सोर्सेज ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी। अगर हम इंडिया की बात करें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काफी ज्यादा बजटरी एलोकेशन भी इसके लिए आज के समय पे इंक्रीज होती जा रही है मछली पालन के लिए। Introduction of the new technology as well in the fisheries and aquaculture, the development of the fisheries has come to the long way, क्योंकि काफी सालों से ये चीजें चली आ रही है, प्रोसेस में है, right? Presently, the fish production from the inland sources contributes about 65% of the total value fish production, and the balance is 35% comes from the marine sector. Today, total fish production accounts for the 0.9% of the total GDP of India. अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, तो हमारे यहाँ कोई एक IAS ऑफिसर थे, एग्जैक्ट मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है, तो उनको बोला गया था गांव की डेवलपमेंट करवानी है। उनको कहा गया कि मेल्स को भी जॉब चाहिए, फीमेल्स को भी जॉब देनी है, और उसके बाद उस गांव की डेवलपमेंट होनी चाहिए।
तो सबसे पहले मेल्स को कहा गया कि भाई एमजी नरेगा के थ्रू आप लोग इनसे वो गड्ढे खुदवा के और एक पॉन्ड के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खुदवा दो। उन्होंने खोद दिया। उसके बाद उसको तालाब की तरह बनवा के उसमें मछली पालन करवाया गया। वहां से फिशरी प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी उद्योग खुलवाए गए। और वो आज के समय पे गाँव हद से ज़्यादा डेवलप है, जहाँ पे आपके स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बच्चे भी आज के समय पे वहाँ के IITs में है। ये पूरी न्यूज़ जो है एक न्यूज़पेपर में कवर हुई थी और ये काफ़ी चर्चित रही थी कुछ समय तक। इन इंडिया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, ये सारे मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सी मूवीज़ में भी देखा होगा जिसमें शाहिद कपूर थे और उन्होंने भी इस चीज़ में देखा था कि जो गूंगे थे वहाँ से वो जैसे मछली वगैरह का ही एक बहुत बड़ा पोर्ट है गुजरात में। ठीक है, इसी ही ये सारी स्टेट जो है बहुत फेमस है मछली प्रोडक्शन के लिए, सॉरी फिश प्रोडक्शन के लिए। अ लार्ज शेयर ऑफ द फिश वर्क फैमिलीज आर पुअर, पर जो फिश वर्कर्स हैं ना, जो रियल में उसके लिए काम करते हैं, वो बड़े गरीब हैं। कैसे? रैम्प्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड लो पर कैपिटा अर्निंग्स, एब्सेंस ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द लेबर सेक्टर एंड अ हाई रेट ऑफ इलिटरेसी, इनडेप्टनेस, मतलब कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है। ठीक है, सम ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ द फिशिंग कम्युनिटी फेसेस टुडे, इवन थ्रू द वुमेन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। बहुत ही कम मछुआरन है और बहुत सारे मछुआरे हैं, मतलब जो मछली पालन करते हैं। About 60% of the workforce in the export marketing and 40% of the internal marketing. 60% बाहर जाता है, 40% अपने इंडिया में रह जाता है। There are need to increase the credit facilities through the cooperative self-help group. जिस तरीके से छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं उन सभी की तरह यहाँ पे भी एक चीज को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ताकि यहाँ पे जो क्रेडिट की सबसे बड़ी दिक्कत है उसको सॉल्व किया जा सके। क्योंकि इनको भी वर्किंग कैपिटल यार रेगुलर डे टू डे की चाहिए होती है, जिसके लिए इनको भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। बैंक्स जो होते हैं वो आपको बड़ा लोन देते हैं, कभी भी छोटे छोटे लघु, मतलब लघु होता है बड़ा, सॉरी छोटे छोटे आपको लोन कभी भी नहीं मिलते, जिसके कारण आप लोग कैपिटल में स्ट्रगल करते हैं। हॉर्टिकल्चर की बात अगर मैं करूं, ब्लेस्ड विद दी वेराइंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस, इंडिया हैज अडॉप्टेड ग्रोइंग डाइवर्स हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स सच एज फ्रूट्स। हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आता है सबसे पहले ये देख लो आप, ठीक है। ये मत बोलना कि उसमें सिर्फ फूल आते हैं, भैया उसी के अंदर आते हैं आपके फ्रूट्स, उसी के अंदर वेजिटेबल्स आते हैं, ट्यूबर क्रॉप्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, मेडिकल और एरोमेटिक प्लांट्स आते हैं जिसमें से सुगंध आती है, अच्छे होते हैं, या फिर आपके मसाले वाले प्लांट होते हैं। ठीक है, ये सभी इसके अंदर आते हैं। दीज क्रॉप्स प्ले अ वाइटल रोल इन द प्रोवाइडिंग फूड फॉर न्यूट्रिशन। आपको पता ही होगा, अपने मसालों के लिए तो कहा पोर्तुगल से यहाँ पे सीधा 1400 की सदी में हमारे यहाँ पे बाहर से लोग आने लग गए थे, धीरे धीरे कब्जा भी स्टार्ट हो गया। तो ये सारा का सारा खेल ही मसालों का था। Besides addressing the employment concern, horticulture sector contributes nearly 1/3 of the value of the agriculture output, 6% of the GDP, and India has emerged as a world leader in producing a variety of fruits like mangoes. Mangoes के हमारे यहाँ पे कितनी varieties है मुझे comments में बताओगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ी बहुत भी गिनवाऊँ ना, तोता आम, दशहरी आम, ठीक है, लंगड़ा आम, ये सारी ही शुरुआती आपकी लोकल वेराइटीज हैं। इसके अलावा भी काफी सारी आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। बनानास, कोकोनट्स, इन सभी की अगर हम बात करें, नट्स और नंबर ऑफ द स्पाइसेस दैट हैज अ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इकोनॉमिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं, मेनी फार्मर्स एंगेज इन द हॉर्टिकल्चर, राइट, हैज इंप्रूव्ड and it has become a means of improving the livelihood for many underprivileged right classes, कि जिनके पास कोई भी प्रिविलेज नहीं है, पैसों की कमी है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा एक स्कोप दे देता है। फ्लावर्स की हार्वेस्टिंग कहूँ, नर्सरी कहूँ, इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का लाभ रहता है। मेंटेनेंस कहूँ, हाइब्रिड सीड्स की प्रोडक्शन, ये सभी चीज़ें जो हैं आज के समय पे बहुत ही ज़्यादा रूरल एरियाज में करवाई जा रही हैं, ताकि उनकी इनकम सोर्सेज बढ़ाई जा सके। Through in the terms of the rural areas, through in the terms of the number of our livestock population is quite impressive, but its productivity is quite low as compared to the other countries. It requires improved technology and promotion of the goods breeds of the animal enhance the productivity. अगर productivity बढ़ानी है, आप लोग animal breeding वगैरह बढ़ानी पड़ेगी, और other countries को देखकर आपको technology में भी improvement लानी पड़ेगी। समय के साथ साथ आप लोगों को भी बदलना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इम्प्रूव वेटर्निटी केयर एंड द क्रेडिट फैसिलिटीज टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड द लैंडलेस फार्मर्स एंड लेबर्स, एनहांस द सस्टेनेबल लाइवलीहुड, कि भैया आपको आज ही सब कुछ नहीं करके खा लेना है, आपको आने वाली जनरेशंस को भी ये सब चीज़ों को देखने का मौका देना है। अगर इसके आगे हम बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ द फिशरी हैज ऑलरेडी इंक्रीज इन द सस्टेनेबली, हाउ द प्रॉब्लम्स रिलेट टू द ओवर फिशिंग। ज़्यादा मछली पालन करके जब अपना बॉर्डर ही क्रॉस करके दूसरे एरिया में घुस जाते हैं, तो बहुत बार हमारे देश के लोगों को अब
वो जेलों में भी डाल दिया जाता है। आपने बहुत देखा होगा 10-10, 20-20 साल बाद बाहर निकल कर आ रहे हैं। However, the problems related to overfishing and the pollution needs to be regulated। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है पोल्यूशन की, जो कि कंट्रोल करना काफी ज्यादा जरूरी है। वेलफेयर प्रोग्राम्स इसमें रन किए जाते हैं फिशिंग कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर हैज एमर्ज सक्सेसफुल सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन नीड्स टू बी एनकरेज सिग्निफिकेंटली। एनहांस करते हैं रोल लाइक द इन्वेस्टमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे वो क्रिएट करना चाहते हैं वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, राइट। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स भी चाहिए, और टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट और डिसमिनेशन, ये सब रिक्वायर्ड है। अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है इसके लिए? इसकी जगह आपके कौन से अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल? द IT sector has revolutionized many sectors in the Indian economy. There is a broad consensus that IT can provide a critical role in achieving the sustainable development in the food security. कि आप लोगों के खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा रोल आज के समय में जो प्ले कर सकता है वो है IT सेक्टर, राइट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर 20th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, द गवर्नमेंट कैन प्रिडिक्ट द एरियाज ऑफ द फूड सिक्योरिटी इन द वनरेबिलिटी यूजिंग अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर टूल्स। ये सभी चीजों को यूज करके, AI को यूज करके आज के समय में बहुत सी चीजें की जा सकती हैं। इट हैज ऑल्सो द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर दैट इज डिसमिनेटिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग emerging टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस। सॉइल की कंडीशंस बढ़ाई जा सकती है, सॉइल्स की इंक्रीज हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो सकते हैं। थ्रू IT by itself the catalyst of the change, but it can also be act as a tool, right, of releasing the creative potential by knowledge embedded in the society. It has also potential employment generation rural areas. Experiment with the IT and application of the rural developments. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं और ऑर्गेनिक फार्मिंग की, यार देखो, अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, आपको खेती बाड़ी भी अच्छी रखनी है, तो आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। जैसे इन द रिसेंट ईयर अवेयरनेस ऑफ द हार्मफुल एंड द पेस्टिसाइड्स इन आवर हेल्थ इज रेजिंग। अब ये कंसर्न रेज कर रही है जितने भी आप लोग इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं हार्वेस्टिंग के समय, फर्टिलाइजर है, वीडीसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये सभी चीजें आपकी क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्ट्रॉय कर रही है। इन सभी चीजों की जगह आप लोगों को हेल्दी ऑप्शंस लेने हैं, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को जो है एक फ्रेंडली बनाना है, इको फ्रेंडली बनाना है। ऐसा नहीं कि आपकी टेक्नोलॉजी जब आपकी प्रोडक्शन में तो हेल्प कर रही है पर रिवर्स को पल्यूट कर रही है, राइट। इको फ्रेंडली आप लोगों को बनाना है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि भाई यहाँ पे विलेज का पूरा एक बढ़िया से एक एग्जाम्पल दिया हुआ है संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो हुआ था, उसको आप लोग प्लीज इसको पढ़िएगा, किस तरीके से स्पाउस और किस तरीके से एक MP में रहने वाले लोग जो है इसमें वर्क करते हैं। ऑर्गेनिक फूड क्या था उसके बारे में कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, कैसे वो बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी में आया है आज के समय पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें फर्टिलाइजर्स, इसमें कोई भी केमिकल चीजों का प्रोडक्शंस का इसमें यूज नहीं है, जिसके कारण आज के समय में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है। बेनिफिट्स क्या है भाई? बेनिफिट्स है भाई, देखो, ये सबसे बड़ा सब्स्टिट्यूट है। किसका सब्स्टिट्यूट है? जो आपके कॉस्टलियर, बहुत ही महंगी आती है HBY सीड्स, ठीक है, क्योंकि उसमें हाई यील्ड वैरायटी होती है, मतलब कि बहुत ही अच्छी पैदावार देती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, और इसके साथ पेस्टिसाइड्स और वीडीसाइड्स का, विद लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स। जैसे आप लोगों की जितना काउ डंग होता है, जितना भी आपका मैन्योर होता है, उन सभी से मिलकर, उन सभी के थ्रू जब आपकी फार्मिंग होती है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और इसमें एक्सपोर्ट जो है ना आपका बहुत ही हाई डिमांड पे है, जिसके कारण आप लोगों की इनकम जो है काफी ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे है न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो भाई न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आपकी केमिकल फूड्स के अलावा, इस केमिकल प्रोड्यूस्ड फूड के अलावा यहाँ पे ज्यादा रहती है। सिंस द ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट दैट कन्वेंशनल फार्मिंग, इंडिया, राइट, India will find the organic farming as an attractive proportion. Finally, the produce is pesticide free, कि भाई एक तो यहाँ पे कीड़े वगैरह मारने की या फिर वीड्स वगैरह मारने की दवाई नहीं छिड़की हुई, जिसके कारण एक ह्यूमन को बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव सिम्टम रहता है इसके लिए। पॉपुलराइजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स अवेयरनेस, विलिंगनेस, कि भाई आप लोगों की कंट्री में भी इसी चीज की प्रोडक्शन ज्यादा बढ़नी चाहिए रादर देन दी इनऑर्गेनिक फार्मिंग। पर क्योंकि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसके कारण लोगों को पैदावार जल्दी से जल्दी बढ़ानी पड़ती है और पैदावार ज्यादा करनी पड़ती है ताकि डिमांड और सप्लाई को मीट कर सके। अब यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर पॉलिसी को प्रमोट करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। दैट हैज बीन ऑब्जर्व दैट यील्ड्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज लेस देन द मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग्स।
ऑर्गेनिक फार्मिंग कम होती है। देखा जाए तो अगर हम लोग जो रेगुलर देखते हैं उन सभी फार्मिंग को देखते हुए कि जो भी आपकी फर्टिलाइजर से हो रही है, जो भी आपकी केमिकल को यूज होकर की जा रही फार्मिंग। Organic producers may also have the more blemishes and the shorter shelf life than the spread produce, कि उनकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी छोटी रहती है। जैसे आप दूसरे प्रोडक्ट्स को देखेंगे उनकी शेल्फ लाइफ काफ़ी बड़ी होती है क्योंकि उसमें केमिकल यूज हुआ होता है। अगर आप लोग कभी खुद से घर में दही जमाते हो तो वो दही जो है आप सिर्फ 2 दिन तक 3 दिन तक खा सकते हैं, पर जो आप पैकेट वाली देखेंगे वो पैकेट वाली 1-1 हफ्ते तक चल जाती है। ये डिफरेंस है केमिकल यूज होने का ज़्यादा। तो भाई इसमें कंक्लूजन क्या निकल के आता है? क्लियर कट कंक्लूजन है कि रूरल डेवलपमेंट किस तरीके से आपका एग्रीकल्चर जो है एक मेजर सेक्टर उभर के आ सकता है, राइट? चाहे आप डेयरी की बात करें, पॉल्ट्री की बात करें, या फिशरी की बात करें, या फिर आप हॉर्टिकल्चर की बात करें, इन सभी के थ्रू कैसे एक रूरल डेवलपमेंट में इनकम इंक्रीज हो सकती है, फूड प्रोसेसिंग आ सकती है, और आपके जो किसान हैं उन सभी के लिए एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। अब एक बार अपनी पीपीटी पे वापस आ जाते हैं। हम लोगों ने बात करी थी इसकी, राइट? अगर आप लोगों को याद होगा तो देखिए, हमने बात करी थी इसकी कि भाई कहां कहां पे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे में आते हैं, इन सभी जगह पे क्वेश्चंस आएंगे, आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। यहां पे था क्वेश्चन जो आप लोगों को अब आंसर करना है और इजीली आंसर हो जाएगा। विद द रेफरेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंसीडर द फॉलोइंग। 2013 में ये प्रश्न पूछा गया था, स्वयं सहायता समूहों में संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करिए। लिखा हुआ, देयर आर मेनली क्रेडिट कॉपरेटिव्स फॉर्म्ड एट अ विलेज लेवल, दे हेल्प इन प्रमोटिंग थ्रिफ्ट एंड माइक्रो क्रेडिट अमंग द पीपल्स, नाबार्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रमोशन, विच इज करेक्ट। आपको ऑप्शंस में करेक्ट बताना है, ठीक है? इन तीनों में से 3 करेक्ट है, 2 करेक्ट है या 1 करेक्ट है। आपको नीचे आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। नेक्स्ट पे चलते हैं। MSP is announced by the Government of India for 2016। ये सारे क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम चैनल के ग्रुप लिंक पर भी मिलेंगे, वहां पे भी आपको सेम क्वेश्चंस को आंसर करना है, वहां पे एक्सप्लेनेशन भी आपको दे दी जाएगी। लिखा है, ऑल क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, सिलेक्टेड क्रॉप्स ओनली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड नन ऑफ द अबव। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा किसके लिए की जाती है, राइट? ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? मैंने ऐसी क्वेश्चन आपसे वहां पे भी पूछा था, आपको इसका आंसर करना है। इरिगेशन, डेयरी डेवलपमेंट, फ्लड मैनेजमेंट और फिशरी। मेंस के क्वेश्चंस है, आप लोगों को ये भी प्रैक्टिस करके राधिका और अंडरस्कोर स्टडी IQ इस पर आपको भेजने हैं। क्वेश्चन है, लाइवलीस्टॉक रियरिंग हैज अ बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन द रूरल एरियाज। इसको आपको डिस्कस करना है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन और गैर कृषि, ठीक है, रोजगार और आय प्रदान करने वाले अपार संभावनाएं हैं, उनकी चर्चा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSP is an instrument of the agricultural price policy, examine its roles ensuring the food security and farmers welfare। अगेन GS 3 में पूछा, 2020 का ये प्रश्न है जिसमें बोला है, व्हाट आर दी चैलेंजेस इन दी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। जो आपको 3 फार्म लॉज बताए सबसे पहले तो वो बता सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा उसमें जितने फीचर्स हैं ना, आप उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई उस फीचर्स में क्या क्या चीजें लिखी हुई थी, कि किस तरीके से APMC मंडीज रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट के कितने सारे टैक्सेस लग जाते हैं जो कि फार्मर्स को ही अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में डील करने पड़ते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन इन एंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से, 2 पैटर्न सबसे पहले समझाए थे। मीन एक पैटर्न क्या था, एक पैटर्न कहता है कि भाई मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को अपनाइए, दूसरा पैटर्न कहता है कि एग्रीकल्चर के साथ एलीड एक्टिविटीज में भी जुड़ जाइए ताकि इनकम सोर्स ऐड हो जाए। अगेन अ क्वेश्चन विच इज वेरी इजी, नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कौन से ईयर में नाबार्ड एस्टैब्लिश हुआ था? ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, सिंपल है, ये पहले कोई एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, मतलब UPSC में नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड अगेन, Which of the following is not an alternative of the marketing channel? अपनी मंडी, ठीक है, रेतु बाजार और कृषि मेला, उज्वार मंडीज ही होगा शायद से, वो गलत लिख दिया इस पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉइंग योर क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एंड आई होप कि आप सभी लोग क्लास को अगेन एंजॉय करें, क्वेश्चंस के आंसर जरूर करें, और हाँ, टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर इसके आंसर दें। अगर आपको प्लेलिस्ट देखनी है, स्टडी IQ आरंभ जो है उस चैनल पे जाइएगा यूट्यूब पे, आपको वहाँ पे इकोनॉमिक्स की पुरानी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अपनी NCERT कंप्लीट करिए, अपना बेस स्ट्रांग बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।